हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कब अपीयर होता है, इक्विलिब्रियम हमें क्या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है, किस कंडीशंस पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, और ऐसी इससे रिलेटेड बहुत सारी बातों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग इक्विलिब्रियम को दो तरह का फेस करते हैं हमारे सामने, एक फिज़िकल इक्विलिब्रियम है और एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। फिज़िकल इक्विलिब्रियम में किसी एक स्पेसिस की दो डिफरेंट फेज़ होती हैं, लाइक सॉलिड और लिक्विड फेज़ हो सकती है, या लिक्विड और सॉल्यूशन फॉर्म हो सकती है, या लिक्विड और गैस फॉर्म हो सकती है। तो उनके बीच में एक एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम रहता है जिसको हम फिज़िकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और एक ये होता है कि आपने कोई एक रिएक्टेंट ले लिया, वो प्रोडक्ट बना रहा है, और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक पर्टिकुलर सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसको मैं केमिकल इक्विलिब्रियम कहता हूँ। मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम को समझाना कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली क्या है। सिंपली अगर मैं वर्ड्स चूज़ करूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब कांस्टेंट हो जाएं तो वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। कंसंट्रेशन सिस्टम की, सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी, टेम्परेचर मीन्स नो हीट लॉस गेन चल रहा हो, प्रेशर, वो सब अगर कांस्टेंट हो जाते हैं तो वो सिचुएशन ही इक्विलिब्रियम कहलाता है। उसी इक्विलिब्रियम को दो कैटेगरीज में बांट दिया है मैंने, फिजिकल और केमिकल। पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम को मैं अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक सॉलिड और लिक्विड फेज का इक्विलिब्रियम दिखाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म में और वाटर प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं वाटर की, सॉलिड फॉर्म मीन्स आइस और लिक्विड फॉर्म जिसको मैं सिंपली वाटर बोल रहा हूँ। दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं 0 पे। हाँ, 0 से नीचे जाते हैं तो वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है, 0 से ऊपर होना शुरू करेंगे तो वो मेल्ट होना मीन्स लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री पे दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। आपने कोई भी एक थर्मोस्टेट लिया, उसके अंदर आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ वाटर डाल दिया और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस क्यूब्स डाल दिए। अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने आइस डाला है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा और जो लिक्विड है वो वापस आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। वाटर सॉलिड लिख सकता था या मैं इसको आइस भी रिप्रेजेंट कर सकता था। तो मतलब ये क्या है कि जितना आइस मेल्ट होता है लिक्विड में, उतना ही लिक्विड एग्जैक्टली फ्रीज हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है आइस में। यही टाइम, यही सिचुएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम है। इस दौरान ना यहाँ पे कोई टेम्परेचर में बदलाव आएगा, ना यहाँ पे किसी तरह के कोई प्रेशर में बदलाव आएगा। एक्चुअली जो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड और लिक्विड टू आइस होगा वो यहाँ पे सेम एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक और केस देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है। हम थोरली प्रॉपरली एक एग्जांपल को समझ के इस बात को आगे बढ़ेंगे। इस कंटेनर के साइड में एक यू शेप की मैंने ट्यूब लगा रखी है, लाइक दिस, और इसके अंदर मरकरी फिल कर रखा है। ये यहाँ से एक ओपनिंग दिया हुआ है जहाँ से मैं कुछ डाल सकता हूँ, लिक्विड वगैरह। ये लिक्विड डालने के लिए मेरे पास कुछ टनल है। यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कॉक दिया हुआ है। यहाँ से एक पंप निकाल रखा है जो इस कंटेनर में वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। मीन्स ऐसा समझ लीजिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है। मरकरी एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टेबल है। अब मैं यहाँ इसको ओपन करके एक लिक्विड अंदर डालता हूँ, सपोज वाटर डालता हूँ। ये मैंने यहाँ तक वाटर फिल कर दिया और इसको बंद कर दिया वापस। अब क्या होगा,
किसी भी एक टेम्परेचर पे मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ वाटर के जो हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होंगे, हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में ये बात पढ़ के आए हैं कि लिक्विड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें सब पार्टिकल्स की अलग अलग एनर्जीज होती हैं, कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से इस सरफेस को लीव करके यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। दिस वॉज द फिनोमिना ऑफ इवेपोरेशन। वाटर पार्टिकल्स यहाँ पे इवेपोरेट हो रहे हैं, रिजल्टिंग क्या होगा, वो यहाँ इस ट्यूब के थ्रू इस मरकरी के लेवल पे कुछ प्रेशर लगाएंगे, रिजल्टिंग ये लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और ये लेवल यहाँ से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। लगातार ये यहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस आप ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान रखें, स्टार्टिंग पे कंडेंसेशन नहीं हो सकता। ये बात मैं आप लोगों को 5th चैप्टर में भी समझा के आया हूँ, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, किसी लिक्विड फॉर्म का वेपर्स में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर्स का आपस में टकरा के या सरफेस के साथ टकरा के वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो स्टार्टिंग पे जब यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था, सिर्फ पानी डाला था आपने, वेपर्स तो एटलीस्ट थे ही नहीं, तो उस टाइम पे तो कंडेंसेशन होता ही कहाँ से। अभी क्या हुआ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है, ये लेवल भी चेंज होता जा रहा है। थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि ये लेवल जो है वो कांस्टेंट हो गया है, अब इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो हम ये समझने लग जाते हैं कि शायद इवेपोरेशन रुक गया है, बस जितना होना था हो चुका है, अब इवेपोरेशन रुक गया है। जिन जिन पार्टिकल्स को सरफेस लीव करके आना था वो आ चुके हैं, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक्चुअली यहाँ कंजेशन बढ़ गया, जिसके बढ़ने से ये दोनों आपस में, या ये आपस में, या ये इस सरफेस के साथ, या ये इस सरफेस के साथ वापस भी टकरा सकते थे, जिसकी वजह से वो कंडेंस हो जाते। मीन्स जैसे जैसे यहाँ कंजेशन बढ़ना जारी रहा, वैसे वैसे उनका आपस में टकरा के वापस लिक्विफाई होना भी जारी रहा। मतलब जिस क्वांटिटी में लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था स्टार्टिंग पे, उस क्वांटिटी में वेपर्स वापस लिक्विड में कंडेंस नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब ये लेवल कांस्टेंट हो चुका है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन की क्वांटिटी है और जो कंडेंसेशन की क्वांटिटी है वो एग्जैक्टली सेम हो चुकी है। मींस जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है और जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो एग्जैक्टली सेम है, जिसकी वजह से ये लेवल कांस्टेंट हो चुका है। जितने पार्टिकल्स ऑफ द वेपर नीचे कंडेंस होते हैं, उतने ही यहाँ पे इवेपोरेट हो रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल ना समझें कि इवेपोरेशन रुक गया है, जैसा कि मैं प्राइमरीली स्टार्टिंग पे बोल रहा था। इवेपोरेशन नहीं रुकने वाला, रादर जितना इवेपोरेशन हो रहा है वापस उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है। मैक्रोस्कोपिकली लग रहा है कि वेपर्स के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो नए वेपर्स आ रहे हैं, पुराने वाले वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। यही है समय इक्विलिब्रियम का। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। इस इक्विलिब्रियम टाइम पे इन लिक्विड वाटर्स का नंबर और इन गैसियस वाटर्स का नंबर कांस्टेंट हो चुका है। इक्वल नहीं कह रहा मैं, कांस्टेंट हो चुका है। जितने पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, सपोज कीजिए 1000 है, तो वो 1000 से एक भी नहीं बढ़ रहा। ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन हो नहीं रहा, वेपर्स आ नहीं रहे, बट वो जितने आते हैं उतने ही वापस कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इनका नंबर कांस्टेंट हो गया है, इनका नंबर कांस्टेंट हो गया है। ये हुआ कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना। मीन्स कोई भी एक सिस्टम जिसमें ये दो फेज़ आपको दिख रहे थे, लिक्विड फेज़ और गैसियस फेज़, उसमें जो कॉम्पोजिशन है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो कांस्टेंट हो चुके हैं। अब इस दौरान यहाँ पे T और P भी कांस्टेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे लगा रहे हैं वो भी कांस्टेंट हो चुका है। तो जो प्रेशर आप ऑब्जर्व करेंगे वो भी कांस्टेंट हो चुका है। या जो टेम्परेचर बना होगा इस प्रोसेस के दौरान, ऑब्वियसली इवेपोरेशन ने कुछ कूलिंग कॉज किया होगा, तो जो भी टेम्परेचर बना होगा इसका, वो भी कांस्टेंट हो चुका है। और अगर ये तीनों चीज़ें T, P एंड C कंसंट्रेशन, वो तीनों चीज़ें अगर कांस्टेंट हो चुकी हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये सिस्टम इस टाइम इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं T को बदल दूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ इसको दे दूँ,
टी कम ज़्यादा कर दूं तो फिर कोई एक रेट ज़्यादा हो सकता है, जैसे इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, कंडेंसेशन का कम हो जाएगा अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो मुझे टीपी अपनी तरफ से नहीं बदलना। हाँ, मैं बदलूंगा तो क्या होगा, ये सारी बातें आगे चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। बट एट प्रेजेंट सिर्फ सिस्टम में इक्विलिब्रियम आने का मतलब यही है कि वहाँ जो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें अगर कांस्टेंट हो गई हैं तो ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है। जैसे ये लिक्विड और वेपर्स के बीच में मैं आपको इक्विलिब्रियम दिखा रहा था। ये आपने देखा मैंने कंटेनर क्लोज कर दिया, अभी रब तो कर दिया मैंने, लेकिन आपने देखा उस टनल पे मैंने कंटेनर क्लोज कर दिया था वापस, मैं उसको ओपन नहीं रख सकता। अगर कंटेनर ओपन रहा तो कभी भी वो सीन नहीं होगा कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट सेम हो जाए। हमेशा कोई एक रेट, जनरली इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा रह जाएगा, कंडेंसेशन का कम होगा, तो इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आएगा। तो हम लोग दिमाग में सोचने लग जाते हैं कि क्या इवेपोरेशन एक क्लोज्ड सिस्टम, एक क्लोज्ड कंटेनर में मिलने वाला फिनोमिना होगा? तो यस, काफ़ी हद तक ये बात सही है, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। ज़्यादा प्रॉपरली बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि नन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शुड स्किप ऑफ फ्रॉम द सिस्टम। आपके उस सिस्टम से कुछ बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्किप ऑफ नहीं होना चाहिए, ये प्राइमरी कंडीशन है। हाँ, उसके लिए क्लोज्ड कंटेनर, मान लो अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक है तो आपको डेफिनेटली वो क्लोज्ड कंटेनर ही चाहिए। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, रादर आप अपनी डेली लाइफ में भी उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। मैंने आपको एक गिलास पानी दिया और उसमें बोला कि चीनी डिज़ोल्व करनी है, एक एक चम्मच डालना है। तो आपने उसमें एक चम्मच चीनी डाला और उसको शेक करना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट बाद आपने देखा कि चीनी गायब। अब आपने उसके अंदर दूसरा चम्मच चीनी डाल दिया, अब फिर दोबारा शेक करना शुरू कर दिया, वो दूसरा चम्मच भी गायब हो गया। बट अब की बार कुछ ज़्यादा टाइम लगा, मे बी 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा। आपने अब तीसरा चम्मच उसके अंदर डाल दिया चीनी का, अब फिर आप उसको शेक कर रहे हैं। जब आप उसको शेक कर रहे हैं तो फिर वो काफ़ी टाइम ले रहा है, अब की बार घुलने का नाम ही नहीं ले रहा। बट चलो, आपने कोशिश की, 8-10 मिनट में वो भी डिज़ोल्व हो गया। अब आप उसमें फिर नेक्स्ट चम्मच चीनी डाल देते हैं और अब आप उसको घोलना चाह रहे हैं। तो दैट शुगर विल नॉट गेट डिज़ोल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये मुझे लग रहा है मैं 10th क्लास की बात ही तो बता रहा हूँ कि वो शायद सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया होगा। सैचुरेशन आप जानते ही हैं, अब आप उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अब आप उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए देखिए, ये मैंने वो सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन यहां पे ले रखा है, जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि मैं और शुगर डाल ही नहीं सकता। अब मैंने एक थ्रेड से एक शुगर के क्रिस्टल को यहां पे बांध दिया है। मुझे पता है सॉल्यूशन तो अपने सांस फुलाए बैठा है, वो तो कहता है कि भाई मैं तो अब और शुगर ले नहीं सकता, बहुत डाल दी तूने। तो आपने उसके बाद क्या किया, एक थ्रेड से ये शुगर का क्रिस्टल बांध के छोड़ दिया। और नेक्स्ट डे आपने आके देखा तो आपने देखा ये शुगर का क्रिस्टल एक्चुअली रिड्यूस होके कुछ छोटा हो चुका है और यहां आपको शुगर के कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो गया? एक्चुअली जो आपने ये शुगर यहां टांगा था वो डिसॉल्व होके वाटर में चला गया और जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड शुगर था वो वापस प्रेसिपिटेट बना के यहां इकट्ठा हो गया। आप कहेंगे नहीं, ये तो आप कहानी सुना रहे हो, ऐसा नहीं है। क्या पता यहीं से शुगर आउट हुआ हो, यही टूट फूट के किसी वजह से नीचे गिर गया हो। तो मैंने फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया, यहाँ जो शुगर का क्रिस्टल डाला, उस शुगर के क्रिस्टल में जो कार्बन डाला ना, वो कार्बन 14 ले लिया। आप कहेंगे ये कौन सी न्यारी कहानी सुना रहे हो जी आप कि कार्बन 14 ले लिया। तो देखो, कार्बन के 3 आइसोटोप नेचर में मिलते हैं, हमें सबको पता है, 12, 13, 14 और 12 मैक्सिमम होता है, ये भी हमें पता है। लेकिन 14 नहीं होता ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो मैंने एक शुगर का ऐसा क्रिस्टल लिया जिसमें सारे कार्बन 14 थे। इस फिनोमिना को एक स्पेशल नाम दिया गया है आइसोटोपिक लेबलिंग। हम लोग थोड़ा आने वाले टाइम में इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल डिस्क्राइब करेंगे सिस्टम को कि आइसोटोपिक लेबलिंग क्या होती है। रिएक्शन के रास्तों को जानने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हम जनरली इस आइसोटोपिक लेबलिंग को यूज़ करते हैं। तो आज भी कुछ वैसा ही कर रहा हूँ मैं। मैंने एक ऐसा शुगर का क्रिस्टल ले लिया जिसमें कार्बन 14 के एटम्स हैं, मतलब ऐसे कार्बन्स हैं जिसके पास
8 न्यूट्रॉन्स हों, नॉर्मली कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जी ठीक है, C14 वाला मैंने कार्बन इस शुगर के साथ लटका रखा है। अब अगले दिन आके जब मैं यहाँ प्रेजेंट शुगर को देखता हूँ तो मुझे वहाँ C12 वाले दिख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे डिज़ोल्व किया था। C14 वाले मुझे इस डिज़ोल्व में दिख रहे हैं। तो मेरी बात कन्फर्म्ड हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि भाई ये शुगर तो घुल के पानी में गई है, और जो पानी में घुल चुकी थी, जो डिज़ोल्व हो चुकी थी, वो वापस यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो गई है। ये था क्या मतलब, ये अभी भी घुल रही है, तो मतलब फिर सैचुरेटेड का क्या सीन हुआ? देखो, जब आपने गिलास में पहला चम्मच चीनी डाला था ना, और आप उसको शेक कर रहे थे, उस टाइम पे भी दो फिनोमेनाज हो रहे थे, एक डिसोल्यूशन का और एक प्रेसिपिटेशन का। डिसोल्यूशन मतलब उस सॉलिड का पानी में घुसना, प्रेसिपिटेशन मतलब जो घुल चुका है उसका वापस क्रिस्टलाइज्ड आउट होना। आपने देखा होगा ये फिनोमेना। गर्मा गर्म मार्केट से जलेबी ले आइए, मीठी जलेबी, फिक्की नहीं निकलवा के लानी, और उसको रख दीजिए, खाइए मत। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप देखिए, आपको वाइट शुगर का पार्टिकल उसके सरफेस पे दिखाई देगा। वो कहाँ से आ गया? एक्चुअली वो चाशनी जो आप गर्मा गर्म लाए थे वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में थी, जब वो ठंडी हो गई है तो उसके ऊपर शुगर की लेयर डिपॉजिटेड हो गई है। यही एक्चुअली प्रेसिपिटेशन है, यही प्रेसिपिटेशन है। जो डिसॉल्व्ड फॉर्म था वो वापस क्रिस्टलाइज्ड हो गया, या क्रिस्टलाइजेशन कह सकते हो आप इस फिनोमेना को। तो यहाँ पे मैं जब पहला चम्मच चीनी का डाल रहा था तो उस टाइम पे भी दोनों फिनोमेनास चल रहे थे, डिसोल्यूशन भी हो रहा था और प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा था। प्रेसिपिटेशन वर्ड ही ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ मैं, मीन्स वो जमा, जो घुला हुआ था वो वापस जमा भी हो रहा था, वापस डिपॉजिट भी हो रहा था। लेकिन क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज़्यादा था, मतलब घुलता ज़्यादा और वापस कम आता, तो हमें लगता कि वो घुले ही जा रहा है। दूसरे चम्मच पे, तीसरे चम्मच पे डिसोल्यूशन लगातार घटता गया, क्रिस्टलाइजेशन का एक्सटेंट रेट वो लगातार बढ़ता गया, और एक टाइम आया कि डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन सेम रेट पे हो गए। यही था टाइम ऑफ सैचुरेशन। उसके बाद उसमें जितना घुलता उतना ही क्रिस्टलाइज्ड हो जाता, तो आपको लगता कि शुगर जा ही नहीं रहा, लेकिन वो जा तो रहा था, लेकिन जो गया हुआ था वो वापस बाहर निकल के आ रहा था। यही एक्चुअली टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम था, जब दोनों सेम एक्सटेंट पर हो रहे थे। एक और एग्जांपल देखिए, बहुत ही आसान एग्जांपल है, हालांकि मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, एक मैंने ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है, समझ लीजिए, डिज़ाइन पे मत जाइएगा ज़्यादा। ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, और इस बोतल में वो आपका कलर्ड लिक्विड, जिसके अंदर आप शुगर, वाटर, कुछ कलर और एक गैस CO2 वो पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ढक्कन बंद है, यहाँ पे गैस फिल की गई है CO2 खाली स्पेस पे, वो अंदर घुल रही है, अंदर भी है वो, ऐसा नहीं कि अंदर नहीं है, अंदर भी है, वो घुली हुई भी है। यहाँ जो गैस का अमाउंट है, वो गैस के पार्टिकल्स अंदर घुस रहे हैं, और जो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रही है। ऐसा समझ लो एक फ्रिज के अंदर बोतल पड़ी है, ये आपको सब अंदर का सीन दिख रहा है, दिखता नहीं है बट मेरी मान लो कि दिख रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स बाहर भी निकल रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल अंदर भी जा रहे हैं। जो इस मूवमेंट का रेट है वो बिल्कुल सेम है। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कांस्टेंट है, और यहाँ इस खाली स्पेस में भी CO2 की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो पार्टिकल इधर नहीं जा रहे या ये बाहर नहीं निकल रहे, बट दोनों का जो मूवमेंट का रेट है वो सेम है। ये एक्चुअली टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, फ्रिज में रखा हुआ है, जो फ्रिज में टेम्परेचर मैनेज कर रखा है आपने, लेट मी कॉल इट -2 डिग्री, तो वो कांस्टेंट है। तो गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर तो चेंज हो नहीं रहा, तो गैस का प्रेशर भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब अगर आपने इस बोतल को फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया आपके कमरे में, तो मतलब आपने टेम्परेचर बदल दिया, मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कोई एक रेट बढ़ जाएगा, इधर तो बाहर निकलना बढ़ जाएगा या अंदर घुसना बढ़ जाएगा। ये मैं अभी नहीं बता सकता कि क्या होगा, इस चैप्टर के एंड तक बता दूंगा, बट आप क्योंकि कॉमन एग्जांपल लिया तो आप सब जानते ही होंगे। गैस के पार्टिकल्स यहाँ से बाहर फुदकने शुरू हो जाएंगे, बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, आप देखते ही हैं।
बोतल को ढक्कन मत खोलिए, आप सिर्फ देखिए तो भी आपको बबल्स बाहर आते दिखाई देंगे जैसे ही आप उसको फ्रिज से आउट करके रख रहे हैं, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से कोई एक रेट बढ़ जाता है, यानी कि इसके बाहर निकलने का रेट बढ़ जाता है, अंदर घुसने का रेट कम हो जाता है, मीन्स गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। अगर आपने ढक्कन खोल दिया तो ये सारा का सारा सिस्टम आउट, ये सब कुछ बाहर हो जाएगा, ये सारा खाली हो जाएगा। आपको याद आया हो गलती होगी मुझसे, तो मैंने दोबारा से बंद कर देना है। तो दोबारा से बंद कर देना है तो अब यहाँ पे तो क्वांटिटी जीरो होती है एक किस्म से, क्योंकि यहाँ के तो सारे गैस पार्टिकल ख़त्म हो गए हैं। तो वो फिर अंदर से CO2 बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके ऊपर। हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ द गैस होता है इस खाली जगह पे, वही डिसाइड करता है कि अंदर गैस के पार्टिकल्स कितने होंगे। ये हेनरीज लॉ कहता है कि अंदर जो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द गैस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब यहाँ जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा मास ऑफ द गैस अंदर डिसॉल्व्ड होगी। ये हेनरीज लॉ है, डिटेल 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे हम लोग पूरा 1 घंटा इस हेनरीज लॉ पे स्टडी करते हैं। आज यहाँ क्लास 11 में इसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि जो मास ऑफ द गैस अंदर डिसॉल्व्ड रहता है वो यहाँ प्रेजेंट गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है। अब आप याद कीजिए, आपने तो इसको कतई खाली कर दिया था। जब आपने इसको कतई खाली कर दिया था, प्रेशर तो ज़ीरो हो गया, तो गैस किस खुशी में अंदर रहे, रिजल्टिंग वो गैस फटाक से बाहर आनी शुरू हो जाती है। अब बाहर तो निकल नहीं पा रही क्योंकि आपने ढक्कन बंद कर रखा है। अगर आपने ढक्कन खोल रखा होता तो सारी आउट हो जाती और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं मिलनी थी, जस्ट वो मीठा पानी पी रहे होते आप। बट आपने क्योंकि ढक्कन बंद कर रखा है तो गैस यहाँ पे फिर ट्रैप होनी शुरू हो जाती है। फिर जब गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर उनकी कंसंट्रेशन एक बार कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी? अंदर से बाहर निकलने का रेट शुरुआत में ज़्यादा था, बाहर से अंदर आने का तो कोई सीन ही नहीं था क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ CO2 के पार्टिकल्स बढ़ने शुरू हुए तो उन्होंने अंदर भी जाना शुरू किया, मीन्स अपना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद फिर ऐसा हो जाएगा कि बाहर निकलना और अंदर घुसना वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो नंबर्स कांस्टेंट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड अब आप टेम्परेचर ना बदलें। आप फिर टेम्परेचर को बदलेंगे, कम ज़्यादा करेंगे तो फिर कोई एक रेट कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैंने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया था तो बाहर निकलने का काम बढ़ गया, अगर मैं टेम्परेचर को घटा देता तो यहाँ से गैस अंदर घुसने का स्पीड बढ़ जाता। कोई भी एक रेट अगर ज़्यादा हो गया तो दिस इज़ नॉट इक्विलिब्रियम। जब दोनों रेट सेम ईज के साथ हो रहे हैं, सेम स्पीड के साथ हो रहे हैं, दोनों की क्वांटिटीज़ कांस्टेंट हो चुकी हैं, दोनों सेम स्पीड के साथ अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, देन ओनली आई विल कॉल इट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सब एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं वो सब फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं, जिसमें कंपोनेंट्स के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ सिंपल फिजिकल चेंजेस हम ऑब्जर्व कर रहे थे। तो चलिए हम एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ भी बढ़ें। ये केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली क्या था, एक एग्जाम्पल से अपनी बात को समझाना शुरू करता हूँ। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, एक एग्जाम्पल समझ जाइए, बाकियों में कुछ नहीं है, सिर्फ शक्लें बना बना के बुक वाले भी पेज भर रहे हैं और मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल पे आप पूरा फोकस करें। ये मैंने यहाँ पे खाली कंटेनर लिया है, इस खाली कंटेनर के अंदर मैंने 2 गैसेस डाल दी हैं, N2 और H2। मुझे पता है N2 और H2 डाले जाने पर आपस में रिएक्शन करके एक नई गैस बनाते हैं, अमोनिया। मैंने 1 मोल नाइट्रोजन डाला है, लेट मी राइट इट 28 ग्राम, और 3 मोल हाइड्रोजन डाला है, लेट मी राइट इट 6 ग्राम। और मैंने इस कंटेनर को छोड़ दिया। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे। तो जी मैंने 2 घंटे बाद आके संभाला तो मुझे पता चला कि नाइट्रोजन 14 ग्राम पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन भी कुछ पड़ा हुआ है, 3 ग्राम पड़ा हुआ है मान लीजिए, और अमोनिया भी बना हुआ है 17 ग्राम मान लीजिए। अमाउंट पे मत जाना ज़्यादा, वैसे ही समझा रहा हूँ, वैसे कोशिश की है मैंने जो बन पाए वही लिखूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। आप मेरी स्टोरी को सुनिएगा। ये 14 ग्राम, ये 3 ग्राम, ये 17 ग्राम, मान लो मैंने 2 घंटे बाद आके संभाला है। अब मैं 3 घंटे बाद आके देखता हूँ तो मुझे यही क्वांटिटी दिखती है। 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, अगले दिन
मुझे यही क्वांटिटी दिखती है। तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों रिएक्शन रुक सी गई है। N2 और H2 अमोनिया बनाने शुरू तो हुए थे, बट पता नहीं क्यों अब ये रुक गए हैं, अब फर्दर आगे वो अमोनिया नहीं बना रहे हैं। तो जो मैं सोच रहा हूँ कि रिएक्शन रुक गया, वो एक्चुअली गलत सोच रहा हूँ। क्या हुआ है इसमें, N2 और H2 ने अमोनिया बनाना शुरू किया है, बट आफ्टर सम टाइम जैसे ही अमोनिया थोड़ा सा बना, उसने भी वापस टूटना शुरू कर दिया है और N2 और H2 बनाना शुरू कर दिया है। दो तरह की रिएक्शंस हो रही हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। एक बैकवर्ड रिएक्शन है जिसमें अमोनिया डिसोसिएट होकर N2 और H2 बना रहा है। ये बैकवर्ड रिएक्शन है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में बदलना, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना। और मुझे लगता है क्लास 11 के सभी बच्चों को ये बात पता है कि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक जिसमें रिएक्टेंट ही सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाता, उसको बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। और एक होता है कि रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट बनाता है, वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये जनरली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही पढ़ रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और प्रोडक्ट ने भी बनते ही टूटना शुरू कर दिया। अगर मैं दोनों का रेट देखूं, कौन से दोनों का रेट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, तो फॉरवर्ड मींस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रेट देखूं तो वो रेट लगातार घटता जाएगा। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन समझ लो या आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया समझ लो, वो आपकी मर्जी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिखा रहा हूँ मैं, ये लगातार घटता आया। बैकवर्ड शुरुआत में तो होती ही कहाँ से, अमोनिया था ही नहीं तो वो टूटता ही कहाँ से। शुरुआत में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ही स्लो था, ये बढ़ता आया। ये जो रेट दिखाया है मैंने आपको, ये एक्चुअली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दिखाया है। ये आपके पास रेट का स्केल है, रेट, ये आपके पास कोई टाइम का स्केल समझ लीजिए। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं ये देख रहा हूँ कि एक्चुअली फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट के साथ चल रही हैं। मतलब जो ये कंसंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की, वो कांस्टेंट हो चुकी हैं। पर्टिकुलरली नेचर बताऊं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, हीट को रिलीज करती है। मतलब जब रिएक्शन हुई होगी तो टेम्परेचर एक बार बढ़ना शुरू हुआ होगा, बट अब वो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो चुका है। प्रेशर ऑफ द सिस्टम, पहले N2 और H2 4 मोल डाले थे, अब प्रोडक्ट बने हैं 2 मोल, कुछ प्रेशर घटा होगा, घटते घटते वो एक जगह पे आके फिर रुक गया है, मतलब अब और नहीं घट रहा है। दैट डज नॉट मीन कि ये रिएक्शन बंद हो गई है। एक्चुअली जितना ये इधर बन रहा है उतना ही ये इधर बन रहा है। यही टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है, यही टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर आपने गलती से कंटेनर ओपन कर दिया, ये सब कुछ बाहर निकल जाना है, फिर कभी भी रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का सेम नहीं होना है। तो मैं फिर उस बात को रिकॉल कराना चाह रहा हूँ कि कंटेनर मस्ट बी ए क्लोज्ड कंटेनर। नन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शुड स्किप ऑफ फ्रॉम द सिस्टम टू अटेन इक्विलिब्रियम। ओके, रिएक्शन में मैं कैटलिस्ट डाल रहा हूँ, जनरली मैं ये काम करता हूँ, कैटलिस्ट डाल देता हूँ। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो क्या होगा, क्या कुछ मुझे ज़्यादा अमोनिया मिल पाएगा? नहीं, मुझे अमोनिया ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। सिर्फ अमोनिया जो मुझे मिल रहा था वो जल्दी मिलेगा। जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है, क्वांटिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं करता। क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर 17 ग्राम अमोनिया मुझे पहले 10 मिनट में मिला था या 2 घंटे में मिला था, तो अब वो 17 ग्राम मुझे इस कैटलिस्ट की वजह से 1 घंटे में मिल जाएगा, बट मिलेगा वही 17, वो 17 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब मैं क्या समझूं, मतलब इक्विलिब्रियम को जहां आना था वहीं आएगा, कैटलिस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, बस वो इस जगह पे जल्दी आ जाएगा, बट वो आएगा यहीं पे। मतलब कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे किसी तरह का कोई असर नहीं होता। पहली बात, इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस है। हमें लगता है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है जब कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन रुक गई है, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमेशा चलता हुआ प्रोसेस है, हमेशा एक डायनामिक प्रोसेस है। क्लोज्ड कंटेनर में होता है, नन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर अलाउड टू स्किप ऑफ फ्रॉम द सिस्टम
टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट बने रहते हैं, आपको भी अलाउड नहीं है कि आप टेम्परेचर प्रेशर को एक्सटर्नली चेंज करें। कैटलिस्ट इसके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं दिखाता। क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की आपकी बननी है वो वही बनेगी, उतनी ही बनेगी, बट सिर्फ इतना ही होगा कि वो जल्दी बनेगी। और इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिस पे हम इस इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। चलिए एक आखिरी बात और समझाता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आसान सी बात। इन सारी बातों को दिमाग में रखिएगा और आप एक बार फिर दोबारा से उसी कंटेनर को देखिए जिसमें मैंने N2 और H2 डाले थे। अब की बार मैंने वहाँ अमोनिया डाल दिया है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये टूटेगा, N2 और H2 बनाएगा। डेफिनेटली इसने टूटना शुरू कर दिया है, N2 और H2 बनाना शुरू कर दिया है। मैंने अमोनिया लिया और उसने टूटना शुरू किया। मैंने वही 34 ग्राम अमोनिया लिया और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे कुछ देर बाद 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। मैंने 2-3 घंटे बाद आके संभाला तो मुझे ये कुछ घटा मिला, 17 ग्राम मिला। ये 28 ग्राम की बजाय 14 ग्राम मिला और ये 6 ग्राम की बजाय 3 ग्राम मिला। मैंने सोचा अच्छा चलो रिएक्शन अभी पूरी नहीं होगी, थोड़ी देर में होती होगी और अभी N2H2 बनेगा तो मैं कोई नहीं 2 घंटे बाद आके इस सारे सिस्टम को संभालता हूँ। 2 घंटे बाद आया तो भी यही हालात, 3 घंटे बाद आया तो भी यही हालात, 10 घंटे बाद आया तो भी यही हालात, अगले दिन आया तो भी यही हालात। कमाल की बात बताऊँ, अगले महीने आया तो भी यही हालात। बस उस दौरान उन्होंने टेम्परेचर प्रेशर बाहर से नहीं बदले। मतलब मुझे लगा कि रिएक्शन रुक गई है, बट रियली कहानी क्या चल रही थी? रियली कहानी तो ये चल रही थी कि जितना अमोनिया वापस N2 और H2 में, जितना अमोनिया यहाँ स्टार्टिंग पे टूटा, ठीक है शुरुआत में इतना जुड़ने का टेंडेंसी नहीं था क्योंकि N2 H2 थोड़े थे सिस्टम में और अमोनिया ज़्यादा था, बट जैसे जैसे N2 और H2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ बढ़ने शुरू हुए तो उन्होंने भी जुड़ना शुरू कर दिया और अमोनिया बनाना शुरू कर दिया। अभी क्या होगा ग्राफ पे? अमोनिया का डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता जाएगा, पहले फास्ट था। अमोनिया का डिकम्पोजिशन रेट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी और जो बैकवर्ड रिएक्शन है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रेट वो बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये क्या समझा रहा हूं मैं? यहां मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अटेन किया जा सकता है। आप खाली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हुए वापस नहीं पाते। आप स्टार्टिंग पे प्रोडक्ट ले लीजिए, वो रिएक्टेंट बन जाएगा एंड जो आपके रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट बन जाएंगे और फिर भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स, स्पेशली मेरा फोकस होगा, मैं लगभग रिएक्शंस जो यहाँ हमें क्वेश्चंस की फॉर्म में दिख रही हैं फ्रीक्वेंटली, उनसे आपको मिलवाऊँ कि किस किस रिएक्शन में इस तरह से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है और फिर इसी से रिलेटेड आगे हम इक्विलिब्रियम को जानने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन और अगर मैं ये टेम्परेचर प्रेशर बदल दूं तो क्या होगा और ऐसी बहुत सारी जुड़ी हुई बातें पढ़ेंगे। तब तक आप इन सभी चीज़ों को, थ्योरेटिकल पार्ट है, एज सच क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है, एक आध क्वेश्चन ही कोई मुश्किल से बन पाएगा, लाइक कैटलिस्ट डालने पे इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा या कुछ और, तो इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई रिएक्शंस के साथ। गुड बाय।